नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको जो शिक्षा विभाग में पदोन्नति सरकार के द्वारा होना है, वह पदोन्नति के क्रम में आज हम आपको बताएँगे कि पदोन्नति के लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको सूचीबद्ध तरीके से तैयार करके रखना है। इस टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे तथा इस वीडियो में हम बताएंगे कि किन जिलों में प्रमोशन का जो कार्यक्रम है, प्रक्रिया है, वह चालू हो गया है। अब जो है इसके अलावा अतिथि शिक्षकों का ई अटेंडेंस जो शासन के द्वारा करने के लिए नया आदेश जारी किया गया है, उसके संबंध में बात करेंगे और अंत में हम अतिथि शिक्षकों की नई वैकेंसी आई है, वह किस जिले में, किस ब्लॉक में, किस स्कूल में आई हुई है, उस पर बात करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव ज़रूर दें। साथियों, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, ये सभी पॉइंटों पे हम बात करेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको नॉलेजमेंट चीज़ें जो है इस वीडियो में ज़रूर मिलेंगी। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं यह आदेश जो है जारी किया गया है, जो कि प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का क्रम, मतलब जो शिक्षकों का अभी प्रमोशन जारी होना है, अभी हाल ही में राजपत्र जो है तो पदोन्नति के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जारी किया गया था। उस क्रम में ये पहल चालू हो गया है। यानी जो प्राथमिक शिक्षक हैं ग्रेड 3 के, उनके लिए जो है तो बहुत अच्छा मौका है। अब उनको जो है तो माध्यमिक शिक्षक के रूप में प्रमोट करने का समय आ गया है और शासन ने प्रमोशन प्रक्रिया जो है चालू कर दी है। तो देख लेते हैं आपको प्रमोशन के लिए कौन-कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखनी है और इन डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे काउंसलिंग में भाग लेना है, यह आगे पता चलेगा। तो साथियों देखिए, यहाँ पे उच्च पद प्रभार वाले लोक सेवकों की जानकारी भी सम्मिलित किया जाना है। यानी जिन शिक्षकों का काफ़ी दिनों से, मतलब जिनकी नौकरी 15 साल 20 साल से ऊपर हो गया है और उनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है, उन सभी को अब प्रमोशन मिलने जा रहा है। तो उनको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है, यह हम देख लेते हैं। साथियों, यहाँ पे दिया है निम्न चीज़ें जो है फाइल के कवर में अंकित करना है, जिनमें देखिए सबसे पहले कर्मचारी का नाम, फिर यहाँ पे आप देखिए उस फाइल में लिखना है पद का नाम, यूनिक कोड, जो शिक्षकों का एम्प्लॉय कोड होता है, यूनिक कोड, वह लिखना है और कार्यरत संस्था, जिस संस्था में वह कार्यरत है, जिस स्कूल में है, उसका नाम लिखना है। कैटेगरी लिखना है, यानी वह किस कोटे से हैं, एससी एसटी, इसमें ओबीसी नहीं लिखा है पर एससी एसटी ओबीसी यूआर किस कैटेगरी से है वो लिखना है। पदक्रम सूची की वरिष्ठता क्रमांक, और जो पहले आप लोगों को मिल चुका होगा वरिष्ठता सूची, उसका क्रम आपका कौन सा है वह लिखना है। और लोक सेवक यानी उस शिक्षक का मोबाइल नंबर। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जरूर ध्यान से कर लेंगे। आगे देखिए, फाइल में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का क्रम। फाइल में आपको कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज रखना है, यह आप ध्यान से सुनिएगा और इन सभी दस्तावेजों को संधारित करके तैयार करके रख लेंगे। प्रथम नियुक्ति आदेश, शिक्षक शिक्षाकर्मी 3 या संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3, यानी जो पहले हुआ था शिक्षाकर्मी में, उस भर्ती से जो नियुक्ति हुई है उसका आदेश, या कि फिर जो बाद में शिक्षक भर्ती जो है संविदा में वर्ग 3 के रूप में हुआ होगा, उसका नियुक्ति आदेश। फिर यहाँ देखिए उपस्थिति प्रतिवेदन, उपस्थिति प्रतिवेदन आपके पास होना अनिवार्य है, उसे भी आप जरूर रखिएगा। सहायक अध्यापक संवर्ग का संविलियन आदेश, आपको सहायक अध्यापक संवर्ग का संविलियन आदेश भी रखना है। प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति का आदेश, और आप जब प्राथमिक शिक्षक के पद पर जो है तो ज्वाइन किए हैं उसका आदेश भी रखना है। यदि उच्च पद प्रभार हुआ हो तो उच्च पद प्रभार का आदेश एवं उपस्थित प्रतिवेदन, यानी अभी जो पिछले सत्र में जो है उच्च पद प्रभार हुआ था, तो उसकी जानकारी अगर हुआ है तो उसका आदेश और उपस्थित प्रतिवेदन आपको रखना है। यानी वह एक उच्च पद प्रभार था, प्रमोशन तो हुआ था पर वह एक उच्च पद प्रभार के नाम से, पर अब यह परमानेंट प्रमोशन होगा, तो ऐसे शिक्षक भी भाग लेंगे जो उच्च पद प्रभार
जिनको मिला है। अब आगे देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जो आरक्षित वर्ग है उनको रखना है, समान वर्ग के लिए यह आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं स्नातक की अंक सूची। स्नातक की जो अंक सूची है वह भी जो है शिक्षकों को, स्नातक की अंक सूची वो भी रखेंगे, क्योंकि जब प्राइमरी शिक्षक से यानी प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षा में चयन होगा तो माध्यमिक शिक्षक की जो योग्यता है वह स्नातक यानी ग्रेजुएशन है। यदि स्नातक सेवा के दौरान की यदि स्नातक सेवा के दौरान की हो तो विभागीय अनुमति, यानी अगर कोई भी शिक्षक अगर प्राइमरी टीचर रहते हुए ग्रेजुएशन किए हैं तो उनके पास अनुमति लेकर वह ग्रेजुएशन किए हैं कि नहीं, उसकी जो है उनके पास कॉपी होना जरूरी है, वह भी साथ में रखेंगे। आगे देखते हैं व्यावसायिक योग्यता। व्यावसायिक योग्यता से तात्पर्य डी.एड. बी.एड. आपने डी.एड. बी.एड. जो किया है वह होना जरूरी है। यदि सेवा के दौरान की हो तो विभागीय अनुमति। डी.एड. बी.एड. भी अगर आपने नौकरी लगने के बाद किया है तो उसकी जो है तो अनुमति आपके पास होना अनिवार्य है। यदि प्रथम नियुक्ति से वर्तमान तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हो तो उसके दस्तावेज विवरण संलग्न करें। यदि प्रथम नियुक्ति यानी जब से आपकी नियुक्ति हुई है और आज तक आप आधिकारिक रूप नहीं, अनाधिकृत यानी आपने किसी प्रकार से अथेंटिक छुट्टी नहीं दी, यानी आपका एब्सेंट वगैरह लगा है, तो उसकी जानकारी दस्तावेज के रूप में आपके पास विवरण जरूर होना चाहिए, वो भी संलग्न करना है। आगे देख लेते हैं निलंबन, विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण, लोकायुक्त यदि हो तो दस्तावेज संलग्न करें। अगर कोई शिक्षक साथी जो है सर्विस के दौरान कभी अगर सस्पेंड हुए, निलंबन हुए हैं और कोई विभागीय जांच हो रही है कि जांच हो गई है या कि कोई न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है तो वो सारी चीजों का दस्तावेज भी आपको रखना है। विगत 5 वर्ष की गोपनीय प्रतिवेदन जो होता है 2019-20 से 2023 से 24 तक और 24-25 का सीआर अपने कार्यालय स्तर पर संधारित करें, यानी आपके अपने कार्यालय में सीआर जो है संधारित करना आवश्यक है। आगे देखते हैं संबंधित का वचन पत्र हमारे विरुद्ध वर्तमान में भारत के किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है, यदि है तो उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करें। और हमारे विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच, निलंबन, दंडादेश पारित नहीं किया गया है, यदि किया गया है तो दस्तावेज संलग्न करें। यदि भविष्य में उपरोक्त स्थिति विभाग के प्रकाश में आती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा। यानी शिक्षक को जिनका प्रमोशन होना है उनको एक वचन पत्र भी लिखकर रखना है जिसमें ये तमाम बिंदुओं को उसको अपने वचन पत्र में शामिल करते हुए और स्वयं के लिए जो है यह पत्र लिखकर तैयार रखना है, जिसके लिए अगर सरकार की नज़र में कोई भी चीज़ें आपकी जानकारी जो है तो छुपी है और बाद में वो जानकारी जो है तो प्रकाशित होती है तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, ऐसा आपको वचन पत्र लिखकर तैयार रखना है। आगे देखते हैं साथियों, यह अब देखिए काउंसलिंग प्रक्रिया जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के द्वारा जो है यह प्रक्रिया जो है चालू कर दिया गया है। आप ये पत्र क्रमांक देख सकते हैं और यह 27 जून 2025 को आदेश जो है जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जानकारी दिया गया है। समस्त संकुल प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल जिला टीकमगढ़। विषय देखिए प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव का प्रेषण। समान प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 19 जून 2025 दिनांक 27 जून 2025 को कलेक्टर महोदय द्वारा समक्ष में दिए गए निर्देश। आगे देखते हैं उपरोक्त विषयांकित संदर्भ ज्ञाप द्वारा शासकीय लोक सेवकों को पदोन्नति किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो वर्तमान में स्नातक एवं व्यवसायिक योग्यता धारित करते हों, यानी जो शिक्षक स्नातक हों और डी.एड. या बी.एड. किए हुए हैं, उनके प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र 2 पर तैयार कर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में इस कार्यालय में दिनांक 2 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। प्रस्ताव के साथ प्रत्येक लोक सेवक की पृथक फाइल भी भेजें, जिसमें संलग्न चेकलिस्ट अनुसार दस्तावेज संलग्न करना एवं फाइल कवर प्रविष्ट करना अनिवार्य है। संलग्न प्रपत्र 2। अब कौन कौन सा फाइल जो हमने अभी ऊपर पहले ही बता दिया है, ये जो सूची हमने बताई है ये सब आपको संधारित करके रखना है और संकुल के माध्यम से यह जो है फाइल कवर करके जो है कार्यालय पर जो है इसको भेजना है। ये देखिए प्रतिलिपि दिया हुआ है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, कलेक्टर जिला टीकमगढ़, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर, और ये भी संयुक्त सभी विकास खंड को जो है दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़। तो यह पदोन्नति की प्रक्रिया जो है अब चालू हो गई है। सभी शिक्षक साथी जो है जो वर्ग 3 में कार्यरत है और काफी दिनों से उन लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ है, तो यह बहुत अच्छी बात है कि कम से कम सरकार के द्वारा ये एक अच्छा पहल है, प्रमोशन मिलेगा।
नई जगह मिलेगी, नया स्कूल मिलेगा तो कार्य करने में थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ेगा। अब साथियों, अगले क्रम में हम देखते हैं यह जो अतिथि शिक्षकों से संबंधित है। अतिथि शिक्षकों से जो संबंधित ये न्यूज है, ये आप देख सकते हैं अभी हाल ही में जो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन करने और पुराने अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए जो आदेश जारी किए गए हैं, इसमें एक जो सबसे बड़ा टॉपिक है वह है, ये आप देख सकते हैं 4.3। इसमें ये सोचने वाली बात है, आप ये सोचेंगे कि इस अधूरी विज्ञापन में हम क्या बता रहे हैं, तो देखिए ये है अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में। अब सोचने वाली बात यह है कि अतिथि शिक्षकों के लिए शासन ने नियमित शिक्षकों के जैसे ही आदेश निकाल दिया है कि आपका जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारे जो नियमित शिक्षक हैं उनके लिए आपने जो टैब है वह दिया है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, पर कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनको जो है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में मानदेय मिलता है और मानदेय मिलने के बाद उनका भरण-पोषण, परिवार का होना, बच्चों का फीस, खाना-पीना का खर्चा निकालना ही बहुत मुश्किल से होता है। कई लोगों के पास तो ऐसे हैं कि उनके पास खुद का स्मार्टफ़ोन नहीं है। अब शासन का जो नया निर्देश यह है कि हमारे शिक्षक ऐप में उनका भी नियमित शिक्षकों की तरह अटेंडेंस लगना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अतिथि शिक्षक कभी बीमार नहीं पड़ेगा? क्या कब अतिथि शिक्षक को कोई इमरजेंसी, कोई बैंक का कार्य हो या कि कोई भी ऑफिशियल कार्य हो, क्या उसको आवश्यकता नहीं होगी? और अगर होती है, अगर वह बीमार होता है या कि कोई लेडीज़ है, उनकी कोई त्योहार है, कोई एक आध दिन का अवकाश अगर वर्ष भर में ले लिया, तो उनका जो है तो वेतन जो है काट दिया जाएगा, जो कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा ये गलत फैसला लिया गया है। हाँ, अगर यह फैसला सही होगा, आप नियमित शिक्षकों की तरह उनका ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे, अच्छी बात है। पर कम से कम नियमित शिक्षकों की तरह पूरा नहीं तो कम से कम कुछ चीज़ें तो उनको दें, जैसे अवकाश का ही प्रावधान कर दें, क्योंकि नियमित शिक्षकों के पास तो सीएल मिलता है, ओएल मिलता है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कंटिन्यू एकदम काम कर सकता है, कोई इमरजेंसी उसको नहीं पड़ सकती, कोई कभी बीमार नहीं पड़ सकता। तो इसलिए सरकार से भी निवेदन है कि इस आदेश पे जो है विचार करें। इनमें से कम अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस से जो है तो इनको रिक्त रखा जाए, बाहर रखा जाए, अथवा अगर अतिथि शिक्षक भी ई उपस्थिति और ई अटेंडेंस के दायरे में आते हैं, तो कम से कम जो सीएल का प्रावधान नियमित शिक्षकों को है और ओएल का, तो वह अतिथि शिक्षकों को भी मिले। यानी अतिथि शिक्षकों को भी दिया जाए, ताकि इमरजेंसी में वह भी लीव लेकर अपना कार्य आसानी से करा सकें, जिससे उनका वेतन जो है किसी भी प्रकार से कटौती ना किया जाए। तो यह थी अतिथि शिक्षकों के लिए जानकारी, जो कि सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए और अतिथि शिक्षकों को भी ये सब मतलब इस तरह के जो आदेश हैं उसका विरोध करना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय हो सके। नहीं तो अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसमें देख लेते हैं, ये साफ-साफ लिखा है, अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी तो दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि आपने आदेश तो निकाल दिया, आप काम लेते हैं नियमित शिक्षकों की तरह, पर अधिकार जो है तो एक प्राइवेट जो वर्कर होता है, कोई जैसे किराने की दुकान में काम करता है, उतना भी अधिकार आप अतिथि शिक्षकों को नहीं देते हैं। तो कम से कम अगर कोई नियम कानून बनता है तो उसके सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाए कि अतिथि शिक्षकों के ऊपर ये लागू हो भी सकता है या नहीं। इसलिए सरकार से भी निवेदन है कि सरकार जो है अतिथि शिक्षकों के लिए या तो छुट्टी दे, सीएल ओएल जो है तो स्वीकृत कर दे, या फिर ऑनलाइन उपस्थिति जो है अतिथि शिक्षकों को जो है इससे दूर रखा जाए। अब ये नीचे देखिए, अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह से इस महंगाई में इतनी कम राशि वैसे भी अतिथियों को मिलती है पेमेंट, और अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का महीने में वेतन कट जाएगा तो फिर उनके लिए भरण-पोषण के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। साथियों, आगे देखते हैं, एक और सबसे बड़ा जो सवाल है, जो हमारे
ट्राइबल ब्लॉक के अंतर्गत अतिथि शिक्षक आते हैं। चूंकि हमारा स्कूल शिक्षा विभाग जो है तो 2 खंड में विभक्त है। एक है डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय और है एक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी जनजाति कार्य विभाग। तो अभी तो अतिथि शिक्षकों के लिए जो है जनजाति कार्य विभाग से आदेश आए नहीं है। तो सभी चिंतित हैं कि जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत जो काम कर रहे अतिथि शिक्षक हैं उनकी जो है ज्वाइनिंग कब से होगी। तो साथियों आपको बता दें 2 से 3 दिवस के अंदर अतिथि शिक्षकों का आदेश जनजाति विभाग के द्वारा भी जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और लगभग लोक शिक्षण संचालनालय के ही सारे आदेश जनजाति कार्य विभाग में भी लागू होते हैं। पर औपचारिक पत्र जो है अभी तक ट्राइबल डिपार्टमेंट से नहीं आया है। इसलिए 2-3 दिन का आप वेट कर लें, अधिकतम 5 दिन का। तब तक जो है तो जनजाति कार्य विभाग से अतिथि शिक्षकों को स्कूल में रखने के लिए, नए अतिथि शिक्षकों के आवेदन करने के लिए और पुराने अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग के लिए आदेश और पूरा डेट जो है तो जारी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इंतजार करते रहें। और साथियों अब हम बताते हैं कि कहाँ पे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश है कि अगर कोई बालाघाट जिला के मलाजखंड विद्यालय के आसपास अगर कोई है या कि जो कोई वहां जाके आवेदन कर सकता है कहीं किसी भी जिला से, तो वह जाके वहां पे आवेदन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी निकली है अतिथि शिक्षकों के लिए। कार्यालय प्राचार्य शासकीय आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलाजखंड विकासखंड बिरसा जिला बालाघाट। ये आप देख सकते हैं, इसमें विज्ञप्ति दिया है। शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय मलाजखंड जिला बालाघाट में सत्र 2025-26 हेतु अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। इस हेतु विषयवार पैनल बनाया जाना है, यानी वहां पे पूरी तरह से सीट रिक्त है, यानी फिर से नए सिरे से वहां पे आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन दिनांक 26 जून 2025 से 3 जुलाई 2025 तक समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। पदों का विवरण एवं योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है। तो अगर कोई बालाघाट में अतिथि शिक्षक के लिए जो विज्ञापन निकला है उसमें आवेदन कर सकते हैं मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से, तो वहां पे आवेदन कर दें। या कि बालाघाट के आसपास के जिले के लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं अतिथि शिक्षक में कार्य करने हेतु, तो उनके लिए यह विज्ञप्ति है। आगे देख लेते हैं विषय का ब्यौरा और कौन से ग्रेड में अतिथि शिक्षक के और कितने पद हैं और योग्यता। देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो है पद निकला है। कितने पद हैं? 1 वर्ग 1 में, यानी हायर सेकेंडरी अतिथि शिक्षक के लिए जो है तो वर्ग 1 की जरूरत है। रसायन शास्त्र अतिथि शिक्षक वर्ग 1, यहाँ भी रसायन शास्त्र के लिए भी 1 सीट रिक्त है। भूगोल के लिए वर्ग 1 की 1 सीट रिक्त है। इतिहास की जो है तो वर्ग 1 की 1 सीट रिक्त है। राजनीति विज्ञान की सीट 1 रिक्त है, यानी कुल यहाँ 5 सीट वर्ग 1 के रिक्त हैं। तो जो अतिथि शिक्षक भाई बहन जीव विज्ञान में आवेदन करने के लिए जीव विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर एवं बीएड हो, रसायन शास्त्र में 1 सीट रिक्त है, इसके लिए रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। भूगोल में आवेदन करने के लिए भूगोल विषय से स्नातकोत्तर यानी एमए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इतिहास के लिए इतिहास विषय में स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। राजनीति विज्ञान के लिए भी वही राजनीति विज्ञान से एमए यानी स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। तो यह विज्ञापन थी। अगर आपको आवेदन करना है तो आप 3 जुलाई के पहले तक आवेदन जरूर कर दें। इसका जो कुछ शर्तें और नियम लिखी हुई है, उपरोक्त पैनल केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए है। जिस विषय शिक्षक की प्रतिपूर्ति स्थानांतरण या नवीन नियुक्ति से हो जाती है तो उस विषय के अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये वही नियम लिखा है जो अतिथि शिक्षकों के लिए लागू होता है। नियमित शिक्षक आने के बाद अतिथि शिक्षकों की जो सेवा है वह तुरंत स्वतः ही समाप्त हो जाती है। संबंधित विषय में कम से कम 2 श्रेणी उत्तीर्ण होना आवश्यक है और डीएड बीएड अन्य निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है। वर्ग 1 के लिए है तो बीएड ही मान्य होगा। पूर्व वर्षों के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ संलग्न करें। अनुभव प्रमाण पत्र में अध्यापन वर्ष की परीक्षा परिणाम का उल्लेख होना आवश्यक है। यानी इसमें जो है पिछले साल जो भी अतिथि शिक्षक कार्य किए होंगे उनके अनुभव प्रमाण पत्र को जो है तो देखा जाएगा। और शासन का जो निर्देश है 30% से कम रिजल्ट वाले ऐसे अतिथि शिक्षक जो अभी इस साल जो परीक्षा हुई है 10वीं 12वीं उसमें 30% से अगर किसी विषय में रिजल्ट उनका कम है तो ऐसे अतिथि शिक्षकों का जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा। आगे सीबीएसई अध्यापन कर चुके स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इसमें यह भी है कि जो व्यक्ति स्थानीय होगा उसको जो है इस विषय में प्राथमिकता दी जाएगी।
अभ्यर्थियों का संबंधित विषय में प्राप्तांक एवं अनुभव का स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयनित किया जाएगा। कुल मिला के जो आपका स्कोर कार्ड है उसी के आधार पर सिलेक्शन होना है, मेरिट के आधार पर। संबंधित अभ्यर्थी के चयन हेतु लिखित मौखिक परीक्षा ली जा सकती है, यानी परीक्षा का भी प्रावधान होना है। चयन के लिए जो है मौखिक और लिखित में जो है इंटरव्यू लिया जा सकता है। प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा और अंततः यह बोला गया है कि जो उस विद्यालय के प्राचार्य फैसला लेंगे अंत में वह निर्णय सर्वमान्य होगा। तो इस तरह से यह अतिथि शिक्षक की वैकेंसी आई हुई है। अगर किसी को आवेदन करना है तो आप आवेदन कर सकते हैं जो इस जिला के आसपास के हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी सूचनाप्रद थी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए शैक्षणिक और रोजगार से संबंधित सभी वीडियो इसी चैनल में आपको सबसे पहले मिलती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन को जो है तो ऑन कर लें और हमारे साथ जो है हमारे चैनल के साथ आप जरूर बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।